बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स एमएससी ज़ूलॉजी पार्ट 2 का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कहते हैं कि लाइफ बाय मींस ऑफ स्पेशल क्रिएशन स्टार्ट हुई है, कुछ कहते हैं कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से यानी ए बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट है, कुछ कहते हैं कि ये बायोजेनेटिकली स्टार्ट हुई है, और कुछ ने कहा कि ये लाइफ स्टार्ट हुई है इसका सीड स्पेस से है जिसको पैनस्पर्मिया कहा जाता है। लेकिन जो अब तक का सबसे वैलिड आइडिया है वो केमिकल एवोल्यूशन है, या इसके दूसरे नाम केमोजेनेटिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है, या इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, या इसको ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी भी कहा जाता है, बिकॉज दीज आर द टू साइंटिस्ट विच प्रपोज दिस थ्योरी इन 1970 के अंदर ओपेरिन एंड हेल्डेन ने ये थ्योरी पेश की थी। ये थ्योरी हमें बताती है कि ज़मीन पर किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। लाइफ तकरीबन हमारी अर्थ पर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुई है, और कहा जाता है कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो प्रोकैरियोट्स था, आर्कियोबैक्टीरिया, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। तो चूँकि हम मुसलमान हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि हम एक पक्का अकीदा रखते हैं कि लाइफ अल्लाह ताला ने ही बनाई है, लेकिन चूँकि साइंस में हम इसको पढ़ते हैं और साइंस में हम डिपेंडेंट हैं ऑब्जर्वेशंस पर, एक्सपेरिमेंट्स पर और रिज़ल्ट्स पर। तो चूँकि अल्लाह ने कुरान पाक में बताया ही नहीं कि ज़िंदगी कब स्टार्ट हुई है और ज़िंदगी कब ख़त्म होगी, तो दैट इज़ वाई वी आर नो, हमें नहीं पता कि ये ज़िंदगी कब से है और किस तरह से स्टार्ट हुई है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज की वजह से जो कुछ साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि देयर विल बी केमिकल फॉर एवोल्यूशन अकर, ठीक है, यानी केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसको। इसके मुताबिक क्या है कि द फार्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बने, और ये सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, यानी सिंपलर सब्सटेंसेस मिलकर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जिसकी बेस पर इसको नाम दिया जाता है। और ये केमिकल रिएक्शंस या फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर होती है इन द वाटर बॉडी, और वो ओशंस हैं, ठीक है, एंड दीज रिएक्शंस अकर इन ओशन, ये ओशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करते चलूँ कि एमएससी लेवल पे आके एज़ इट इज़ आप नहीं लिख सकती, ठीक है, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ एज़ इट इज़, जो मैं लिख रहा हूँ एज़ इट इज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट, किस दर्जे पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लिख सकती हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम लाइफ पे बात करना शुरू कर दें तो तकरीबन हम पूरा घंटा 1.5 घंटा लाइफ पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सा दूंगा और उसमें इतना होगा कि वो एमएससी आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उस हवाले से वो इनफ है इंशाल्लाह। अब इसकी बेस क्या है? इस थ्योरी की बेस इज़ द कंडीशंस ऑन द अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि ये कंडीशंस किस तरह की थी अगर केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। तो याद रहे कि जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा वार्म थी, गर्म थी, और पॉसिबल नहीं था कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। लेकिन हम देखते हैं अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर उस वक़्त मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस था। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज़ होता गया। With the passage of time this temperature would be decrease, and when there will be 200 or 300 degree Celsius the first life form appear। उस वक़्त एनर्जी का सोर्स क्या था? उस वक़्त एनर्जी का सोर्स एक सन था, सूरज था, उससे आने वाली यूवी रेडिएशंस थी जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, और दूसरे नंबर पर नेचुरली तौर पर लाइटनिंग थी, और तीसरे नंबर पे गैसेस थी फ्रॉम वॉल्केनोस। वॉल्केनोस आतिशफशां को बोलते हैं, और यहाँ से आजकल भी अब भी हम देखते हैं कि जब एरप्शन होती है, जब ये फटते हैं तो उनसे गैसेस निकलती हैं। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि उस वक्त टेम्परेचर और एनर्जी के सोर्स मौजूद थे, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा
रेन्स, हैवी रेन्स फॉल्स, बहुत ज़्यादा रेन्स हुई और वो हैवी रेन्स को टॉरेंशियल का लफ्ज़ दिया जाता है। दे एडेड सम एनर्जी, और इनकी वजह से भी कुछ एनर्जी बनी। तो हमारी अर्थ पे जब कुछ भी नहीं था तो ये एक खाली एक प्याले की तरह का स्ट्रक्चर था। जब इस पर बहुत ज़्यादा रेन हुई तो बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से इस प्याले के अंदर पानी भर गया। लाइक एक जिस तरह हम लोग घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई कप के अंदर पानी डाल लिए, तो इसी तरह बिल्कुल कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सा बना, एक बॉडी सी बनी जिसके अंदर वाटर था और उसके अंदर डिज़ोल्व मिनरल्स और सब्सटेंसेस मौजूद थे, और उस बॉडी का नाम ब्रोथ था। ब्रॉथ फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, इसको याद रखना है। ब्रॉथ क्या है? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर हैविंग वाटर एंड डिज़ोल्व्ड मिनरल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉन एज द ब्रॉथ फॉर्मेशन। इसको आप डिफाइन कर सकती हैं। लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, कंडीशंस बहुत ज़्यादा वार्म थी, तो अर्ली कंडीशंस वो वार्म बहुत ज़्यादा, तो पानी जब टेम्परेचर आपको पता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट है, 100 पे बॉयल करना शुरू हो जाता है, यानी वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक़्त जो वाटर था वो वेपर्स की फॉर्म में मौजूद था, नॉट इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड की फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन ग्रेजुअली एज द टेम्परेचर स्लोज डाउन एंड वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड्स, परहैप्स ये तकरीबन फर्स्ट लाइफ फॉर्म स्टार्ट बाय द ब्रोथ फॉर्मेशन। जो पहली लाइफ फॉर्म है जिसको कोएजरवेट्स कहा जाता है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। वो कोएजरवेट्स जो हैं वो इस ब्रोथ से मिलके बने, इस ब्रोथ से। ये ब्रोथ के साथ प्रोटीन भी बन गई थी। ब्रोथ एंड प्रोटीन्स ये दोनों मिलके इन्होंने फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनाई है, फर्स्ट लाइफ क्रिएट की। उस वक्त अर्ली इन्वायरमेंट पे कंडीशंस गैसेस क्या थी वहाँ पर? NH3 थी, CH4 थी, यानी अमोनिया थी, मीथेन थी, हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर वेपर की फॉर्म में मौजूद था। और ये भी बात याद रहे कि यहाँ पर आपको कोई भी ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज देयर विल बी नो प्लांट। प्लांट ही तो ऑक्सीजन का सबब बने, बैक्टीरिया ही तो ऑक्सीजन का सबब बने, लेकिन उस वक़्त कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्लांट नहीं था, और दैट इज़ वाई देयर विल बी नो ऑक्सीजन। अब जिस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर नहीं है। मतलब ये लाइब्रेट लेदर नहीं पड़ी हुई जिसको प्लांट इस्तेमाल कर सकें, ये इसके अंदर मौजूद है कार्बन की फॉर्म, तो ये प्लांट और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। खैर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, और दैट इज़ वाई जो हमारा इन्वायरमेंट था वो अर्ली इन्वायरमेंट जो था इट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर। ये क्या था? रिड्यूसिंग से मुराद होता है कि जो हाइड्रोजन रिच इन्वायरमेंट होता है उसको रिड्यूसिंग कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तो आपको पता ही है। तो अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन की एडिशन किसी चीज़ के अंदर अगर हो जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट जो था उसमें है ही हाइड्रोजन थी, तो यही एक दूसरे के अंदर ऐड होती थी। तो दैट इज़ वाई द अर्लियर इन्वायरमेंट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर, इसको ज़हन में रखना है। और अर्लियर केमिकल्स रिएक्शंस कैसे स्टार्ट हुए? एनर्जी भी थी, गैसेस भी थे, केमिकल रिएक्शंस भी थे, ऑल आर अवेलेबल, ये सारे के सारे मौजूद थे। तो रिएक्शंस स्टार्ट हुए और फिर रिएक्शंस होते होते सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, शुगर्स वगैरह, फैटी एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, प्यूरिन्स, पायरीमिडीन्स एट्सेट्रा। अगर आपको याद हो तो हमारी लाइफ जो है वो 4 मेन मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बनते हैं शुगर से, जो लिपिड्स हैं वो बनते हैं फैटी एसिड से, और इसके अलावा जो प्रोटीन्स मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये बनती हैं अमाइनो एसिड्स से। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं असल में ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये बन गए काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन से, लेकिन बहरहाल इनमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी नहीं थी, यानी ये एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बना सकते थे। रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल, बाय विच वन ऑर्गेनल, बाय विच वन ऑर्गेनिज्म जनरेट इट्स कॉपी, जिसमें उसकी कॉपी बन सके। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रेप्लिकेट। खैर वक्त गुजरता गया, केमिकल रिएक्शंस होते गए और फार्मेशन हो गई बड़े मॉलिक्यूल्स की। अब बड़े मॉलिक्यूल्स किससे बने? फ्रॉम सिंपलर वंस। तो दिस कॉन्सेप्ट in which the simpler substances or the simpler molecules form the larger molecules
दिस इज नॉन एज द बायोजेनी, इसको बायोजेनी बोलते हैं। बायोजेनी क्या है? एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच कैन रेप्लिकेट, और ये मॉलिक्यूल्स वो बने जो रेप्लिकेट कर सकते थे, लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो अगर आप इसको देखें डीएनए को, तो डीएनए जब बनता है तो डीएनए से नेक्स्ट आपको इजीली पता है कि डीएनए से आगे अल्लाह आपको भला करे आरएनए और प्रोटीन बन जाती हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉन एज द सेंट्रल डोगमा, इसको सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। इफ़ यू, आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर में सर ने बड़ी डिटेल से पढ़ाया। तो इसमें अगर हम देखें कि दिस इज़ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरेट्स द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA which is known as the messenger RNA, and this process is known as the ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फिर उस ट्रांसक्रिप्शन से एक मैसेंजर RNA से बनती है प्रोटीन, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसलेशन। तो मतलब ये है कि अगर डीएनए बन गया तो डीएनए से आरएनए और प्रोटीन का बनना भी मुश्किल नहीं है। तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि शायद ऐसा हुआ है वो और ये कोई 1000 साल में, 2000 साल में, 100 साल में नहीं, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स, खरबों सालों के अंदर ये रिएक्शन जो हैं वो परफॉर्म हुए हैं। और सेंट्रल डोगमा के बारे में आप कोई 2-4 बातें लिखिए, बस नेक्स्ट गुजर जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल के। फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल कौन सा था? फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल इज़ लैंग्वेजिकली, अगर हम उसकी लैंग्वेज में बात करें तो वो प्रोटोबायोन्ट्स कहलाते हैं। प्रोटो मीन फर्स्ट, Bionts mean biomolecules. The first biomolecules which are formed by the growth and protein aggregations, these are called protobionts, and these are the first biomolecules. लेकिन ये bionts जो थे lack the ability of reproduction. बायोन्ट से मुराद आप ये कह लें कि एक सिंपल से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिज्म की बजाय मॉलिक्यूल कहें तो बेहतर है। लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं थी। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स फ्राम द इंसेस्टर्स। इंसेस्टर्स अबाउट से ऑफ स्प्रिंग का बनना, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग का बनना, ये रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक मेन करेक्टरिस्टिक है। साइंटिस्ट ने थिंक किया कि रिएक्शंस जो हैं वो चलते गए और फिर उसमें फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर हुई जिसको ईओबायोन्ट्स कहा जाता है। और ईओबायोन्ट्स में जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है इट इज़ सिमिलर टू कोएजरवेट्स। और ये कोएजरवेट्स जो हैं ये आप भी आज भी आप देख सकते हैं इसको नेट में निकाल के। तो ये बड़े सिंपल लाइफ फॉर्म है, लेकिन इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं है। इनके अंदर खैर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग एक्सेट्रा, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। उनमें बर्डिंग के ज़रिए से ये अपना जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि जब ये ऑर्गेनिजम्स बने कोएजरवेट्स, दीज आर द कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या थे? कीमो हेटेरोट्रॉफ्स थे। ये केमिकल्स को इस्तेमाल करके अपनी खुराक लेते थे। कीमो मीन केमिकल, और केमिकल आपको पता है अ लॉट ऑफ अमाउंट प्रेजेंट थे। हेट्रो से मुराद होता है कि जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें। तो केमिकल्स की मदद से ये अपनी खुराक को लेते थे, हासिल करते थे। दे प्रिपेयर तो हम नहीं कह सकते, केमिकल की मदद से ये अपनी खुराक को लेते थे, खुराक को हासिल करते थे। लेकिन आफ्टर दैट देयर विल बी रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, इन्वायरमेंट टेम्परेचर बिकम स्वीटेबल, लो टेम्परेचर होता गया, कंडीशन स्वीटेबल होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये कीमो हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू कीमो फोटोट्रॉफ्स। ये किस में बदल गए? ये कीमो फोटोट्रॉफ्स के अंदर बदल गए। और कीमो फोटोट्रॉफ से मुराद ये है कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके ये फोटोट्रॉफ केमिकल को और लाइट को इस्तेमाल करके ये एनर्जी ऑब्टेन करने लग पड़े। पहले सिर्फ केमिकल इस्तेमाल किया, अब इन्होंने केमिकल्स को भी इस्तेमाल किया और सन लाइट को भी इस्तेमाल किया। और फिर ट्रॉफ से मुराद होता है फूड या फीडिंग लेवल। इन्होंने केमिकल और सनलाइट को इस्तेमाल करके फूड तैयार करना या हासिल करना या एनर्जी हासिल करना शुरू कर दी। After that there will be some with the passage of time there will be advancement, and there will be anaerobic chemoautotrophs would be generated. Anaerobic chemoautotrophs,
ये बन गए। और एनएरोबिक कीमोऑटोट्रॉफ से मुराद ये है कि एनएरोबिक देयर विल बी ऑक्सीजन फ्री, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, बिकॉज देयर विल बी नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो अभी तक बात ही नहीं हुई। तो कीमोऑटोट्रॉफ से मुराद ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स इस्तेमाल करें और केमिकल इस्तेमाल करके वो अपनी एनर्जी को बना सकें। तो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटो से मुराद ये अपनी एनर्जी बना सकते हैं। तो केमिकल जिन को इस्तेमाल करके अब जो अपनी एनर्जी बना सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एनएरोबिक कीमोऑटोट्रॉफ्स। और असल में अगर हम कुछ बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, तो बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी बना सकते हैं, यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकते हैं। अगर आपको मैंने बताया हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद था, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के साथ साथ ये एक केमिकल है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाया जा सकता है, C6H12O6, इसको इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। और साथ में सल्फ़र को इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। अब जब सल्फ़र को रिलीज़ किया तो बास साइंटिस्ट का मानना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको पता है कि जो वाटर था वो वेपर्स की फॉर्म में था, लेकिन अब वाटर लिक्विड की फॉर्म में आ गया और वाटर इंतहाई अबंडेंट सप्लाई थी। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि कुछ बैक्टीरिया ने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और वाटर लेकर उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी और उसकी फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज के साथ साथ आपको पता है कि वह प्लांट जो पौधे हैं, पौधों के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो सिमिलर कुछ बैक्टीरिया थे जिनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है और वो ये काम करते हैं। सियानो बैक्टीरिया के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सियानो बैक्टीरिया कैरी आउट दिस ऑक्सीजन या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये क्या हुई, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हुई और इससे ऑक्सीजन क्या हुई, लाइब्रेट हुई। और ये लाइब्रेट होके एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर ये एक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठी हो गई और फिर एक्यूमुलेट होते होते आज हमें दिखाई दे रहा है देयर विल बी सम ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिस्पायर एरोबिक। तो एरोबिक कंडीशंस जब आ गई तो एरोबिक कंडीशन से अब कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बन गई। कॉम्प्लेक्स से मुराद आप और मैं, हम बन गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि लाइफ इस तरह से ओरिजिनेट हुई। और अगर मैं आपको इसकी समरी करके बता दूं तो समरी में हम लोगों ने करना कैसे, इसको सबसे पहले केमिकल एवोल्यूशन को आप डिफ़ाइन कर दें, उसके बाद इसके अल्टरनेटिव नेम एक दो लिख दें, अच्छा एक्सप्रेशन पड़ जाता है। और फिर आप लिखें कि इसको प्रपोज किसने किया है। प्रपोज बेशक ये वाला पॉइंट सबसे पहले लिखें कि दिस थ्योरी प्रपोज बाय फ्लान साइंटिस्ट, और उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिख दें, इसके नाम लिखें और फिर बेस का हेडिंग लगा के ओरिजिन ऑफ लाइफ आप बेशक ना लिखें। फिर आपने लिखना है ये जो बेस थी, कंडीशंस थी और कंडीशंस किस तरह की थी, उसमें टेम्परेचर लिखें, एनर्जी लिखें, टॉरेंशियल रेन लिखें, ब्रॉथ को ना भूलिएगा। और फिर उसके बाद ये आपने एक इसी तरह बेशक रिमेंबर करके लिख दें। और फिर इसको नीचे की तरफ गैसेस हैं और अर्ली इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था, फिर केमिकल रिएक्शंस कैसे हुए, फिर रिजल्ट इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हेडिंग इधर लगाएं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सेंट्रल लोगमा में 2-4 बातें कर दें। और फिर उसके बाद फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स को आप बताएं कि प्रोटोबायोन्स थे, फिर ईओबायोन्स का थोड़ा सा तज़किरा कर दें, फिर ईओबायोन्स के हेडिंग के नीचे 3 टर्म्स को डिस्कस करें, कीमोहेटरोट्रॉफ्स क्या हैं, कीमोफोटोट्रॉफ्स क्या हैं, एंड एरोबिक कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या हैं, एंड देयर विल बी कंप्लीशन ऑफ योर होल लेक्चर। एट द एंड आप कह दें दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल आइडिया ऑफ दैट टाइम, ये इस वक्त का सबसे एक्सेप्टेबल आइडिया है। तो ये था केमिकल एवोल्यूशन और ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है, इसको आप तैयार करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।